हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ टूम रेडर किंग एनिमे के दूसरे एपिसोड को। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि जुहून टाइम में 15 साल पीछे आ जाता है। उसकी मुलाकात कुछ लोकल गुंडों से होती है जिनके लिए वो पहले काम किया करता था। पार्क अब अपने पास से एक डैगर निकाल के जुहून पर हमला कर देता है, लेकिन जुहून बड़े आराम से उससे वो डैगर छीन लेता है। जुहून बोलता है कि अब ये डैगर मेरा हुआ। फिर वो उस डैगर की पावर एक्टिवेट करता है जिससे उसे लोगों के शरीर के अंदर दिखने लगता है। बाकी बचे लोग उस पे अटैक करने आते हैं तो जुहून गायब हो जाता है और बहुत स्पीड से उन लोगों को कट मार देता है और कहता है कि अब हार मान लो और अपने सारे पैसे मुझे दे दो। इसके बाद हम पार्क की बहन क्यूंजू को देखते हैं जिसे पता चलता है कि उन सब लोगों को जुहून ने पीट दिया। उसे इस बात पे यकीन ही नहीं होता। पार्क कहता है कि उसके अंदर अचानक ही सुपर स्पीड आ गई थी, मानो ये जुहून कोई दूसरा ही आदमी था। क्यूंजू पूछती है कि वो तुमसे कितने पैसे ले गया, तो पार्क बताता है कि अकाउंट के सारे पैसे और बुद्धा की मूर्ति भी। जो सुन क्यूंजू बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि किसी भी हालत में वो मूर्ति वापस लेके आओ। इधर जुहून उस मूर्ति को बेचने निकला था, लेकिन दुकान वाले उससे कहते हैं कि इसकी कीमत 50,000 वॉन से ज्यादा नहीं होगी, इसे तो कचरे में फेंक दो। जुहून को पता था कि यह मूर्ति जरूर कीमती है क्योंकि पार्क इसे देने में बहुत नखरे कर रहा था। तभी सिस्टम उसे बताता है कि मूर्ति के अंदर कुछ है। जुहून अब मूर्ति का निचला हिस्सा खोलता है और उसके अंदर से एक बोतल निकल के आती है। इस बोतल में ड्रग्स थे। जुहून अब इसकी खबर डिटेक्टिव किम को दे देता है। इधर क्यूंजू अपने चेयरमैन से माफी मांग रही थी बुद्धा की मूर्ति खोने के लिए। तभी यहाँ पुलिस आ जाती है जिन्होंने पार्क को पहले ही अरेस्ट कर लिया था। किम कहता है कि हमें पता चला है तुम लोग मूर्तियों के अंदर ड्रग्स छुपा के बेचते हो। उनके पास सबूत के लिए वो बोतल भी थी जो बुद्धा की मूर्ति से निकली थी। उन्होंने क्यूंजू के वेयर हाउस पर खोजबीन भी शुरू कर दी है। क्यूंजू सोचती है कि इन्हें वेयर हाउस के बारे में कैसे पता चला, लेकिन वहाँ के कमरे खोलने के लिए पास कोड लगता है। तभी किम को रेडियो से पता चलता है कि वेयर हाउस में उन्हें 600 मूर्तियां मिली हैं और उन सब में ड्रग की बोतल थी। क्यूंजू को समझ नहीं आता कि इन्होंने सारे कमरे खोले कैसे, उन सब में तो अलग अलग पास कोड लगे हुए थे। क्यूंजू को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। किम बोलता है कि किसी को आपसे बात करनी है। वो पहचान जाती है कि ये आवाज तो जुहून की है। जुहून ने ही उसके यहाँ पुलिस की रेड डलवाई थी और उसे सारे कमरों के पासकोड भी अब तक याद थे। वो क्यूंजू को सलाह देता है कि अपना पासकोड हर थोड़े दिन में चेंज कर लिया करो। खैर, अब जेल की हवा खाओ। ये खबर पुलिस को देने के लिए जुहून को 100 मिलियन वॉन का इनाम मिलेगा। अब पैसों का जुगाड़ तो हो गया था, तो जुहून अपने घर जाके थोड़ा आराम करने का सोचता है। कल सुबह होते ही वो टूम को ढूंढने निकल जाएगा, लेकिन वो देखता है कि जिस जगह उसका घर हुआ करता था वहाँ तो मिट्टी का बड़ा सा ढेर आ गया है, यानी यहाँ एक टूम्ब आ गया था। टूम के बाहर मिलिट्री खड़ी हुई थी और एक अमेरिकन CIA एजेंट लिंडा किसी को फोन पर बता रही थी कि यहाँ की गवर्नमेंट को अब तक टूम्स के बारे में कुछ पता नहीं चला है, हम अपना काम जल्दी से शुरू कर देंगे। तभी उसके सामने जापानीज एक्सकेवेशन एजेंट कियोशी आ जाता है। ये दोनों ही यहाँ कोरिया में इस टूम के लिए आए थे ताकि इसके रेलिक्स को चुरा सकें। जुहून इनकी बातें सुन रहा था। वो सोचता है कि इन लोगों को पता भी होगा कि टूम के अंदर जाते कैसे हैं। शायद इन लोगों को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तभी उसके सामने लाल शब्दों की लाइंस आ जाती है। जुहून बताता है कि ये टूम गिलिफ है, यानी रेलिक्स की भाषा। ये हर टूम के बाहर लिखी होती है और इनमें उस टूम से जुड़ी सारी जानकारी भी होती है। अगर कोई इसे पढ़ लेता है तो उसे टूम की एंट्रेंस से लेकर ये भी पता लग जाता है कि टूम में कहाँ कहाँ जाल बिछे हुए हैं। जुहून इसे पढ़ने की कोशिश करता है और तभी सिस्टम उसे बताता है कि उसने एक नई स्किल अनलॉक कर ली है जिससे वो किसी भी भाषा को पढ़ और समझ सकता है। इस तरह उसने 2 बेसिक स्किल्स अनलॉक की हैं और 2 अब भी बाकी हैं। इसके बाद जुहून को टूम की एंट्रेंस भी मिल जाती है। वो अपने डैगर से उस एंट्रेंस को खोलता है जिससे आसमान में रोशनी चमकने लगती है जो बाकी लोगों को भी दिखाई दे रही थी। टूम की एंट्रेंस देख लिंडा और कियोशी भी उसमें जाने लगते हैं और उसमें एंटर कर जाते हैं। जुहून को यहाँ पर एक पानी का तालाब मिलता है। वो पानी में अपना डैगर गिरा देता है जिससे पानी में से एक बड़ा सा सांप निकल के आता है और ये सांप बोल सकता है। सांप पूछता है कि ये डैगर इस पानी में किसने डाला, तो जुहून कहता है कि अरे मैं यहाँ हूँ, नीचे दिख नहीं रहा क्या। सांप अब अपना मुंह खोलता है जिसके अंदर 2 तलवारें थीं, एक सोने की और एक चांदी की। वो जुहून से पूछता है कि इनमें से तुमने कौन सी गिराई थी। जुहून पहचान जाता है कि ये गोल्डन सोर्ड और सिल्वर सोर्ड नाम के रेलिक्स हैं। एक बहुत फेमस कहानी है जिसका नाम है मरकरी और ईमानदार लकड़हारा, जिसमें लकड़हारे की कुल्हाड़ी एक नदी में गिर जाती है। फिर मरकरी यानी जल देवता सोने और चांदी की कुल्हाड़ी दिखा के पूछता
पूछते हैं कि इनमें से तुम्हारी कौन सी है। लकड़हारा कहता है कि उसकी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। उसकी ईमानदारी से खुश होकर देवता उसे सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी दे देते हैं। ये कहानी हर देश में फेमस है और कोई भी इस पहेली को आराम से सुलझा सकता है। सांप बोलता है कि जल्दी बताओ, तो जुहून कहता है कि दोनों में से कोई भी मेरी नहीं है। सांप बोलता है कि कितने ईमानदार इंसान हो। फिर वो जुहून को उसी का डैगर दिखाता है। जुहून मन में सोचता है कि अब मैं कहूंगा कि यही मेरी तलवार है तो ये मुझे सोने और चांदी की तलवारें भी साथ में दे देंगे और ये ट्रायल क्लियर हो जाएगा। लेकिन जुहून के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो कहता है कि क्या मैं इस तलवार को नजदीक से देख सकता हूँ। फिर वो उस डैगर को उठाकर उससे सांप का मुंह ही काट देता है, जिससे सांप बहुत गुस्सा हो जाता है। जुहून कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मैं पहेली सुलझा दूंगा तो भी ये जरूरी नहीं कि मुझे इनाम मिल ही जाएगा, और अगर मुझे कोई इनाम मिल भी गया तो मैं एक खूनी बन जाऊंगा। सांप कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। तो जुहून बोलता है कि अमेरिका में भी यही हुआ था। इन सोने और चांदी की सोर्ड्स ने अपने यूजर को मैनिपुलेट कर दिया था और उसे एक सीरियल किलर बना दिया था। सांप अब जुहून पर हमला करता है तो जुहून साइड होकर बच जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो फिर उसके सिर पे अपना डैगर घुसा देता है और कहता है कि अपनी हार मान लो। सांप कहता है कि तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा दोगे। तो जुहून कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम कितनी देर तक टिकते हो, मैं तुम्हें अपनी बात मानने पर मजबूर कर दूंगा। इतना कह के वो उस डैगर को और अंदर घुसा देता है, जिससे सांप को बहुत दर्द होता है। जुहून बताता है कि रेलिक्स को 3 तरह से इस्तेमाल किया जाता है। एफिनिटी यानी रेलिक के साथ दोस्ती करके उनके साथ काम करना, डोमिनेंस रेलिक को कंट्रोल करके उससे अपनी बात मनवाना, और सिनर्जी यानी यूजर और रेलिक के बीच एक डीप कनेक्शन होना, जैसे कि एक संगीतकार का एक म्यूजिक रेलिक से जल्दी कनेक्शन बन सकता है। और जुहून डोमिनेंस करके रेलिक हासिल करना चाहता था। खैर वो सांप अब जुहून के साथ पानी के अंदर चला जाता है। वो हारने का नाम तक नहीं ले रहा था और जुहून से कह रहा था कि मेरे ऊपर से हट जाओ। जुहून कहता है कि इस दूसरी लाइफ के अंदर मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, मेरी बात मानो और हार मान लो वरना मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। इसके बाद जुहून उस सांप को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके खत्म होते ही जुहून के हाथ में सोने की और चांदी की दोनों की कुल्हाड़ी आ जाती है। इसके साथ ही उसकी तीसरी स्किल भी अनलॉक हो गई थी, जिसका नाम है टूम्ब एक्सकेवेशन। उसे रेलिक अब्यूजर का टाइटल भी मिल जाता है, यानी कि उसकी डोमिनेंस ट्रेट बढ़ गई है और एफिनिटी ट्रेट कम हो गई है। तभी लिंडा और कियोशी भी यहाँ आ जाते हैं और जुहून उन्हें देख छुप जाता है। कियोशी अब उस पानी में अपना रेलिक डाल देता है, लेकिन इस बार कुछ नहीं होता क्योंकि जुहून पहले ही उस सांप को मार के यहाँ के रेलिक्स ले चुका है। कियोशी सोचता है कि कुछ हुआ क्यों नहीं, भविष्यवाणी में तो कहा गया था कि पानी में कोई रेलिक फेंकना है। जो सुन लिंडा समझ जाती है कि जापान के एजेंट्स के पास कोई भविष्यवाणी करने वाला रेलिक है। खैर तभी ये गुफा टूटने लगती है, यानी कि टूम्ब बंद होने वाला था और ये दोनों भी यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इधर पार्क के आदमी बात कर रहे थे कि पुलिस वाले उनकी सारी मूर्तियां ले गए और उनके बॉस को भी जेल में डाल दिया, यानी कि ये लोग भी अब बेरोजगार हो गए हैं। सुंगवू कहता है कि ये सब उस जुहून की वजह से हुआ है, हमें उसे सबक सिखाना होगा। बाकी दोनों आदमी उसे चने के झाड़ पे चढ़ाने लगते हैं कि तुम ही हमारे नए बॉस बन जाओ। सुंगवू कहता है कि हाँ क्यों नहीं, आखिर मैं एक असली मर्द हूँ। तभी उसे जुहून का कॉल आने लगता है, जो देख सुंगवू डर जाता है। वो फोन उठाता है तो जुहून कहता है कि कॉल उठाने में इतनी देर क्यों कर दी, तुम्हें मरना है क्या, मेरे पास तुम लोगों के लिए एक काम है। इधर कियोशी सोच रहा था कि उसका मिशन फेल कैसे हो गया। तभी उसे पता चलता है कि भविष्यवाणी फिर से हुई थी, जिसमें बताया गया कि एक कोरियन आदमी उस रेलिक को पहले ही ले जाएगा। कियोशी सोचता है कि फ्यूचर गाइड ने ये बात पहले क्यों नहीं बताई, शायद उसे ठीक से जापानीज पढ़ना नहीं आता, तो उसे देर हो गई। कियोशी को सलाह दी जाती है कि उस कोरियन से बच के रहना, उसके बारे में एक डरावनी भविष्यवाणी हुई है कि वो पूरी दुनिया को निगल जाएगा। इधर जुहून सुंगवू से कहता है कि उसे मिडास में जाना है। मिडास दुनिया का सबसे बड़ा ऑक्शन होता है जो लास वेगास में होस्ट किया जाता है। केवॉन को वहीं से अपना पहला रेलिक मिला होगा। जुहून चाहता था कि ये लोग उस ऑक्शन में जाएं और वहां किसी जैक नाम के आदमी पर नजर रखें। जैक केवॉन का ही नकली नाम है। सुंगवू कहता है कि हम वहां कैसे जाएंगे, हमारी दुकान तो तुमने बंद करवा दी। तो जुहून कहता है कि ये सोचना तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें इस काम के अच्छे पैसे भी दूंगा और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो सुन सुंगवू और बाकी लोग डर जाते हैं। खैर
जुहून फिर अगले टूम की तैयारी कर लेता है। तभी उसके पास न्यूज आती है कि एक आदमी ने खुद को मारने की कोशिश की थी। जुहून को याद आता है कि जहाँ भी ऐसी अनहोनी घटना होती है वहाँ पर टूम जरूर आते हैं। तभी उसकी टक्कर कियोशी से हो जाती है। जुहून सोचता है कि ये आदमी तो वही है जो रेलिक लेने आया था। अगर ये यहाँ पर है तो मतलब जरूर कोई टूम आने वाला है, क्योंकि इस समय तक जापानियों के पास भविष्यवाणी वाला रेलिक आ गया था। बल्कि कियोशी के पास भी एक रेलिक है जिसका ऑरा भी कियोशी नहीं छुपा रहा था, क्योंकि इस टाइम तक ज्यादा लोगों को रेलिक के बारे में नहीं पता था। जुहून नहीं जानता कि ये रेलिक क्या करता है, लेकिन वो उसे चुराने का मन बना लेता है। कियोशी पूरे टाइम जुहून पर चिल्ला रहा था तो जुहून उसके मुंह पर बियर मार देता है, जिससे कियोशी और ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि मेरे कपड़े खराब कर दिए, अब इसके पैसे दो। जुहून उसके कपड़े साफ करते हुए कहता है कि अरे मैं तो गरीब हूँ, मैं कहाँ से पैसे दूंगा। और इस दौरान वो कियोशी का रेलिक चुरा लेता है। कियोशी की आईडी भी नीचे गिर गई थी, जिसे जुहून उसे वापस कर देता है। कियोशी सोचता है कि उसकी असलियत लोगों को नहीं पता चलनी चाहिए कि वो एक जापानी एजेंट है। तभी यहाँ भूकंप आने लगता है, यानी कि एक टूम यहाँ अपीयर होने वाला है। तभी कियोशी को कॉल आता है। कियोशी कहता है कि भविष्यवाणी सही थी, यहाँ पर एक टूम आने वाला है। लेकिन सामने वाला कहता है कि एक और भविष्यवाणी हुई है कि जिस कोरियन ने पिछले टॉम का रेलिक चुराया था वो तुम्हारे आसपास ही है, और ये भी लिखा है कि बियर से बच के रहना। जो सुन कियोशी समझ जाता है कि जिस लड़के ने उस पर बियर गिराई थी वही वो भविष्यवाणी वाला कोरियन है। यानी जुहून की सच्चाई कियोशी को पता लग गई है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों मुझे ये कहानी इंटरेस्टिंग लगने लगी है। साथ ही मानवा से काफी सारे सीन्स कट कर दिए गए हैं। जैसे जुहून का एक रूममेट भी होता है, उसका एक भी सीन एनिमे के अंदर नहीं है। खैर, अब जुहून कौन सा रेलिक चोरी करेगा जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।